नमस्कार दोस्तों। आज जो किस्सा आप सुनने जा रहे हो वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो एक परिवार के साथ घटी है। हुआ ये था कि किसी ने उस परिवार के ऊपर एक ऐसा मशान छोड़ा कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशान क्या है। यह तो चिंता मत करिए, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा। आपको आज एक ऐसी घटना पता चलेगी जो आपको अंदर से कपा कर रख देगी। इसलिए अपना दिल थोड़ा थाम कर सुनिएगा। इस कहानी को कमज़ोर दिल के लोग थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में सुनिए, क्योंकि अगर जहन में बैठ जाएगी तो हद से ज़्यादा भी डर सकते हैं। खैर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना शहर के अंदर बसे एक छोटे से गांव में, जहां जीतू अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। जीतू के परिवार में मम्मी पापा और एक सगी बहन थी। बहन की शादी हो चुकी थी। एक छोटा सा भांजा था और जीजा जी घर के सामने ही रहते थे। इसके अलावा एक चाचा चाची और उनका पूरा परिवार भी यहीं पास में रहा करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जीतू का एक बड़ा भाई भी था। बड़े भाई का भी विवाह हो चुका था और उसका एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे की उम्र लगभग 2 साल के आसपास रही होगी। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो बच्चा खाना पीना पूरी तरह छोड़ देता है। हालांकि 2 साल के बच्चे वैसे भी ज्यादा क्या खाते पीते हैं, लेकिन जितना भी वो खाता था उतना भी उसने पूरी तरह छोड़ दिया। इसके बाद उसकी हेल्थ में ड्रास्टिक चेंज आने लगा। दिनों दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर उसे दुनिया भर के अस्पतालों में दिखाया गया। बाबाओं के पास भी ले जाया गया, क्योंकि ऐसा होता ही है ना, जब डॉक्टरों के पास चीज़ें ठीक नहीं हो पाती तो कोई भी परिवार अपने बच्चे को बचाने के लिए दुनिया भर में हाथ पैर मारता है। लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं मिला और आखिरकार वो छोटा सा बच्चा इस दुनिया को छोड़ गया। अब जिस दिन उस बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ, उसी रात जीतू की मम्मी और जीतू की सगी दीदी अपने आंगन में बैठकर बात कर रही थीं। वो आपस में कह रही थीं कि हमारे परिवार के ऊपर किसी ने मसान छोड़ दिया है। इसी वजह से उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ। वो बच्चा सहन नहीं कर पाया। ये बातें जीतू ने छुप कर सुन ली। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हुई, क्योंकि मसान का मतलब उसे ठीक से पता नहीं था, लेकिन सुनने में कुछ बहुत डरावना लग रहा था। डर इसलिए भी ज्यादा लग रहा था क्योंकि आज ही घर में इतनी बड़ी घटना हुई थी और आज ही जीतू को सोने के लिए घर से बाहर जाना था। दरअसल मृत्यु के चलते घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सोने उठने बैठने की जगह कम पड़ रही थी। इसलिए तय हुआ कि जीतू और उसका भांजा, मतलब उसी दीदी का बेटा, दोनों मिलकर घर के पीछे खेत में बने ट्यूबवेल के पास सोएंगे। वो खेत इन्हीं लोगों का था। वहां ट्यूबवेल लगा हुआ था और वहीं खाट बिछाकर आराम से सोने का प्लान था। गर्मी का मौसम था। मेहमानों को ऐसे बाहर सुलाना ठीक नहीं लगता, इसलिए घर के बच्चे बाहर सोने वाले थे। तो आज ही जीतू ने मम्मी और दीदी की वो बातें सुन ली थी। इस वजह से उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। फिर भी वो अपने भांजे को पकड़ता है और उसके साथ ट्यूबवेल की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर भांजा कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जीतू को नींद नहीं आ रही थी। बार बार मम्मी और दीदी की वही बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। खैर, जैसे तैसे करके वो भी सो गया। सोए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। करीब 20 से 25 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक से उसे घुटन महसूस होने लगी। इतनी खुली हवा में सो रहा था वो, फिर भी एक अजीब सी घुटन। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा ऊपर चांदनी रात थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। और तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जीतू ने लेटे लेटे अपना सिर घुमाया तो देखा कि थोड़ी दूरी पर एक काला बहुत बड़ा कुत्ता उसी की तरफ देखकर बहुत भयंकर तरीके से जोर जोर से भौंक रहा था। वो कुत्ता बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और डर के साथ भौंक रहा था। ये देखकर जीतू और ज्यादा डर गया। उसके मन में सवाल आया, ये कुत्ता मुझे देखकर ऐसा क्यों भौंक रहा है और मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी उसे अचानक से महसूस हुआ
कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पूरी ताकत लगाकर अपना सिर ऊपर की तरफ उठाकर देखता है, और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके सिर के ठीक ऊपर लगभग 8 फीट ऊंची एक काली परछाई मंडरा रही थी। उस परछाई की 2 लाल लाल शैतानी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जीतू ने भगवान का नाम लिया और जोर से चिल्लाया। जैसे ही वो उठा, वो कुत्ता गायब था, वो काली परछाई भी गायब थी। मौसम बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जीतू पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। वो बोला, ये क्या था? भांजा अब भी गहरी नींद में सो रहा था। पूरी रात जीतू ने बैठे बैठे काट दी। अब आखिरकार अगला दिन निकलता है। अगले दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। किसी तरह की कोई खास परेशानी किसी को नजर नहीं आई। हालांकि घर के कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि उन्हें भी अजीब अजीब बुरे सपने आए थे। लेकिन घर में हाल ही में इतनी बड़ी घटना हुई थी, इसलिए लोगों ने इन बातों को इग्नोर कर दिया और अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ गए। अब कट टू कट करीब 2 महीने बाद की बात है। इन 2 महीनों के बाद जीतू की मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब महसूस होने लगी। वो खाना नहीं खा रही थी। जीतू बार बार उन्हें खाने के लिए फोर्स करता, लेकिन वो जीतू पर चिढ़ जाती थी और बोलती थी, मुझसे जबरदस्ती मत किया कर। धीरे धीरे आने वाले दिनों में उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया। घर वालों ने पूछा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो जीतू की मम्मी एक अजीब सी बात बताती थी। वो कहती थी, मेरे पैरों में ठंडा ठंडा सा फील होता है। वो ठंडापन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और फिर सीधे सीने तक आ जाता है। उसके बाद एकदम अजीब सा पागलपन महसूस होता है। बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी ना खाऊं, कुछ भी ना पीऊं। ये सुनकर घर वाले और ज्यादा घबरा गए। फिर से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। बाबाओं और तांत्रिकों के पास भी दिखाया गया, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। जीतू की मम्मी अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वो पहले एकदम हट्टी कट्टी थी। उनका वजन काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के अंदर वो इतनी भयानक तरीके से टूट गई थी कि जहाँ पहले उनका वजन लगभग 85 किलो था, वो अब लगभग 40 किलो के आसपास रह गया था। घर वाले ये देखकर पूरी तरह परेशान थे। वो बताते थे कि वो बिल्कुल खाना पीना नहीं खाती थी। कभी कभी आधी रोटी खा ली, कभी एक रोटी, बस यही उनका मैक्सिमम खाना था। ना दाल ना सब्जी, कुछ भी नहीं। अब सोचो, इतने कम खाने में कोई इंसान कैसे स्वस्थ रह सकता है। खैर, एक रात की बात है। जीतू को अचानक से बहुत मन हुआ कि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है। उसने सोचा, आज मैं मम्मी के पास ही सो जाता हूँ। उसे लगा कि शायद उसके पास सोने से मम्मी को थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए मम्मी के पास गया, तो मम्मी ने उस पर इतने गंदे तरीके से चिल्लाया, मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से, मेरे साथ सोया मत करो और मुझे देखा भी मत करो, मुझे तुमसे चिढ़ होती है। ये सुनकर जीतू को बहुत अजीब लगा। उसके लिए ये सब बहुत ऑकवर्ड था, क्योंकि जिस मम्मी ने उसे जन्म दिया था, आज वही मम्मी उससे इस तरह बात कर रही थी। उसके बाद जीतू मम्मी के पास नहीं सोया। कहीं ना कहीं अब घर के सारे लोग ये समझ चुके थे कि जीतू की मम्मी के साथ कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है। लेकिन अपनी उम्मीदें कोई कैसे हार सकता है। एक बार फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनका समय समय पर चेकअप कराते रहिए। डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन उन रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था जो किसी बीमारी को दिखाए। फिर एक बार और डॉक्टर के पास ले गए। इस बार डॉक्टर भी हैरान रह गया। वो बोला, इनका वजन और भी ज्यादा कम हो गया है, लेकिन किसी भी बीमारी का एक अंश भी, एक टुकड़ा तक इनके शरीर में नहीं है। तो फिर इनके साथ ये सब हो कैसे रहा है? डॉक्टर पूरी तरह स्पीचलेस हो गया और आखिरकार डॉक्टर ने खुद ही कह दिया, अब इन्हें किसी मंदिर लेकर जाओ। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। अगर उसकी आशीर्वाद मिल जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। अब बात आती है जीतू की सबसे बड़ी दीदी की। जीतू की बड़ी दीदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रहती थी। वहीं पर एक बहुत ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है।
जिसका नाम है करीला माता का मंदिर। करीला माता का मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। उस मंदिर के आसपास कुछ लोगों के घर भी बने हुए हैं। उन्हीं घरों में से एक घर पहाड़ी के नीचे था, जहां एक बहुत बूढ़े तांत्रिक बाबा रहा करते थे। इन बाबा जी का रेफरेंस किसी जान पहचान वाले से मिला था। जब जीतू की मम्मी को उन तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया, तो बाबा ने कहा, आज तुम लोग बहुत अच्छे दिन लेकर आए हो। आज पूर्णिमा की रात होने वाली है और इसी रात हम सब कुछ करेंगे बाकी। अभी तुम लोग यहीं हमारे घर पर रुको। मेरी पत्नी है, वो तुम्हारी पूरी देखभाल करेगी। ये सुनकर घर वालों को थोड़ा सुकून मिला। दिन भर सब वहीं रुके। रात हुई। तांत्रिक बाबा ने अपनी पूजा पाठ और साधना की क्या क्या किया, ये किसी को ठीक से समझ नहीं आया। लेकिन पूजा के बाद बाबा ने कहा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस एक और पूर्णिमा की रात तुम लोगों को यहाँ आना होगा। घर वालों को उम्मीद की एक पॉजिटिव किरण दिखाई दी, क्योंकि अब तक कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ बाबा जी ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। अब सवाल था, इतने दिनों तक कहाँ रुका जाए। गांव वापस जाते, फिर अगली पूर्णिमा आती, फिर दोबारा यहाँ आते। ये सब बहुत मुश्किल था। तभी दीदी ने कहा, एक काम करो, यहीं रुक जाओ। अगली पूर्णिमा तो 1 महीने में आ ही जाएगी। इस बीच में मम्मी का पूरा ख्याल रख लूंगी। सबने इस बात पर सहमति जता दी। अब दीदी के घर पर जीतू की मम्मी को एक कमरा दे दिया गया। पहली ही रात के समय अचानक से जीतू की मम्मी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर के सारे लोग भागते हुए उनके कमरे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे फर्श पर लाल पानी बह रहा था। सब घबरा गए। ये कैसे? तभी और भी डरावनी चीज सामने आई। जीतू की मम्मी की स्किन, मतलब त्वचा, ऐसी उखड़ रही थी जैसे किसी ने जबरदस्ती खाल खींच ली हो। पैरों की स्किन हाथ में आने लगी। घर वालों ने जब ये देखा तो वहीं रो पड़े, क्योंकि जिस इंसान के शरीर से इस तरह स्किन निकल रही हो, उसकी हालत कितनी भयानक होगी, ये सोचकर ही सब कांप गए। बिना एक पल बर्बाद किए जीतू के पापा मम्मी को लेकर सीधे गुना के सरकारी अस्पताल भागे, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज या तो बहुत सस्ता होता है या कई बार ना के बराबर खर्च में हो जाता है। डॉक्टर ने मम्मी को देखा और तुरंत कहा, इनको एडमिट करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा, ठीक है, भर्ती कर लीजिए। डॉक्टर बोले, कोई साफ बीमारी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। दवाइयों के लिए पैसों का इंतजाम रखिए। हो सकता है कुछ दवाइयां बाहर से भी खरीदनी पड़े। घर वालों ने कहा, दवाइयां हम बाहर से ले आएंगे। एक रात बीती, फिर दूसरी रात भी बीत गई। दोनों रात सब लोग अस्पताल में ही रुके। अब तीसरी रात की बात है। जीतू के पापा जीतू से बोले, बेटा, तू अपने चाचा के साथ घर चला जा। घर भी खाली पड़ा है। यहाँ मैं हूँ तेरी मम्मी के पास, तू जाकर थोड़ा घर भी देख ले। पापा की बात मानकर उसी रात जीतू अपने चाचा के साथ घर की तरफ निकल गया। जब जीतू घर पहुंचा तो घर के पीछे एक काली बिल्ली बहुत जोर जोर से रो रही थी। बार बार उसे भगाया गया, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। उसी रात करीब 2 बजे अस्पताल से फोन आया। जीतू की मम्मी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। जीतू की मम्मी की मृत्यु की खबर जैसे ही घर पहुंची, पूरा घर शोक में डूब गया। सबको पता था कि हालात गंभीर हैं, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। इसके बाद जीतू की मम्मी का अंतिम संस्कार किया गया। गांव के लोग आए, रिश्तेदार आए, हर तरफ मातम का माहौल था। फिर दिन बीतते गए और उनकी 13वीं भी हो गई। सबको लगा अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जीतू के घर के सामने एक चाची रहती थी। 13वीं के कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक से बहुत भयानक तरीके से खराब होने लगी। उन्होंने भी वही चीजें महसूस करनी शुरू की। पैरों के पंजों से ठंडा ठंडा फील होना, वो ठंडापन धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना, सीने तक पहुंचना। खाना पीना मन ही नहीं करता, अजीब सी घबराहट, बेचैनी। घर वाले उन्हें डॉक्टर के पास लेकर भागे।
डॉक्टर ने चेक किया और वही जवाब दिया, कुछ भी नहीं है। अब घर वाले समझ चुके थे, डॉक्टर के पास जाकर अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बार उन्होंने किसी दूसरे तांत्रिक बाबा का पता लगाया। जब चाची को उस तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया तो बाबा ने उन्हें देखते ही एक सवाल किया, बहन, बुरा मत मानना, लेकिन क्या कुछ समय पहले तुम्हारी रिश्तेदारी में किसी औरत की मृत्यु हुई है? ये सुनते ही चाची चौंक गई। उन्होंने कहा, हाँ बाबा, मेरी जेठानी की तबीयत खराब हुई थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तांत्रिक बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, बस उनकी मृत्यु का कारण वही था जो तुम्हारी होने वाली मृत्यु का कारण बनता। चाची घबरा गई। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? तांत्रिक बाबा बोले, बिल्कुल साफ है, तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे ही किसी परिवार के सदस्य ने मसान छोड़ दिया है। पहले एक छोटे बच्चे को ले गया, फिर तुम्हारी जेठानी को ले गया, और अब तुम्हारी बारी है। एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। चाची रोते हुए बोली, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, हमें बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा ने कहा, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बाबा ने अपनी क्रियाएं शुरू की। धीरे धीरे चाची की हालत में थोड़ा सा सुधार आया। अब घर वालों को सब कुछ मालूम था, किसने किया है किसने नहीं। लेकिन अब क्या बोल सकते थे, क्या कर सकते थे? अब वो लोग अपनी किस्मत से भी लड़ रहे थे और उस शैतानी शक्ति से भी, मन में बस यही उम्मीद लेकर कि शायद कुछ बच जाए। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ी और कड़वी सीख मिलती है, जीवन में कोई किसी का नहीं होता। कई बार रिश्तेदारी में हमारे अपने हमें दिखाते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हकीकत ये है, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। सच में सगे वही होते हैं जो आपकी चारदीवारी के अंदर आपके साथ रहते हैं। बाकी ज़रूरत पड़ने पर कोई किसी को देखने तक नहीं आता। खैर, अगर आपने अब तक देखा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बाकी। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।